हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और मेथड। ओके, और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो बहुत से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी कवर की है, ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन उनको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो हमारा एक्सरे है वो पेनिट्रेट करेगा। और एक्सरे क्या होता है कि आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो उसका क्या होगा, उसके चारों बाजू इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो एक्सरे क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है और यहीं से क्या हो जाता है, पेनिट्रेट यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, ये तो हो गया एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में भी यही होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम होती है और ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही अटैक करती है। ओके, तो ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे आप एक्सरे डिफ्रैक्शन में ले लो या फिर आप इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ले लो, ये दोनों में क्या होता है कि जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो सोर्स ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पर्टिकुलर नहीं कह सकते, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही जाके अटैक करता है और वहीं से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, और यही दोनों मेथड को हम लोग एक तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं और सेकेंड को न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है, ना ही उसके आउटर सेल पे अटैक करता है। तो ये अटैक कहाँ करता है, यही सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन, मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ओके, ये दोनों चीजें, दोनों टर्म को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद व्हाट इज द न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या होता है, वो यहाँ पे आपको पूरा, एक तो अगर हम लोग कहे तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है। ओके, कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एटम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। Neutron diffraction is the phenomena in which the nucleus of an atom crystal is irradiated by the neutron, which help you study the crystalline structure. Here a sample to be examined are placed in a beam of thermal hot cold neutron to obtain a diffraction pattern that provide the information of the structure. Okay, लेकिन ये पढ़ के क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो रहेगा ही, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं और आपको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं। ओके, तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सेम, आपके पास ये है, ठीक है, आपका सेम अमाउंट ऑफ यहाँ पे सब्सटेंस है जिसके चारों बगल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, और ये क्या है, आपका न्यूट्रॉन है जो अटैक करने वाला है, ये आपका बीम ऑफ लाइट है यानी सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, लेकिन क्या होता है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि ये न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है। ओके, तो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने की वजह से क्या होता है कि आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ओके, सेल में। लेकिन अगर हम लोग चाहे तो ये बता सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पे है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, वो रिवॉल्विंग बॉडी नहीं है, वो चारों तरफ घूमता नहीं है, वो एक ही प्लेस पे क्या होता है, स्टेबल रहता है। और स्टेबल होने के कारण अगर कोई भी लाइट उसके ऊपर अगर पेनिट्रेट करती है तो वो क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। ओके, उसके अंदर आपको जो लाइट है वो बहुत कम क्या होती है, पास होती है, बाकी क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो अगर लाइट वापस रिटर्न आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का कहीं पे भी वो पोजीशन है वो बता सकते हैं हम लोग, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो हम लोग अच्छे से गैस कर सकते हैं कंपेयर टू द एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि ये एक एडवांस मेथड है किसी भी क्रिस्टल का अगर हम लोग को स्ट्रक्चर फाइंड करना है। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको जो गलतियां करने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो इस्तेमाल है वो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए
उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा वर्स्ट तरीके में और वर्स्ट तरीके मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पे लिखी है कि इसकी मदद से हम लोग किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है काम करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोर्स ऑफ लाइट दिया है और सोर्स ऑफ लाइट भी इसके अंदर क्या होगा, आपका न्यूट्रॉन होगा। ओके, और ये न्यूट्रॉन क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटर होता है। ठीक है, मोनोक्रोमेटर बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि इसका यूज क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोक्रोमेटर क्या होता है कि ये इस तरीके से किसी भी लाइन में लगा होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही फाइन क्या होता है, एक छोटा सा होलो लाइन होता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि यहां से जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो यहां से आता है। ओके, इस तरीके से लाइट है। लाइट आपको पता है कि सब हर एक एंगल में होता है। ओके, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर एंगल नहीं होता है कि सिर्फ इसी एंगल में क्या होगा कि लाइट पास होगी। ओके, तो वो चारों तरफ लाइट गिरता है, लेकिन इसमें से जहां पे ये क्या है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यहाँ पे एक होलो क्या है ग्लास ट्यूब होता है, जिसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, उसी के टाइप का एक ट्यूब होता है जहां पे जो लाइट है वहां पे आती है और यहां से जो लाइट पास होके वो दूसरे एंड पे जाती है और वो सीधे कहां पे जाती है, मॉनिटर पे जाती है, और मॉनिटर से यहाँ पे जो भी आपका सैंपल रखा होता है उस सैंपल के ऊपर गिरती है। ओके, और उस सैंपल के ऊपर गिरने के बाद हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, उसके अंदर जो उसका बीम का जो एंगल है वो हम लोग फाइंड करते हैं और डिटेक्टर की मदद से हम लोग उसका जो स्ट्रक्चर है और जो उसका एनालिसिस है वो हम लोग करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप बहुत आराम से अगर आप इसको समझोगे तो आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में और थोड़ी सी जो पॉइंट्स है वो दिए है कि दिस टेक्निक रिक्वायर अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो ये आपको पता है कि इसके अंदर हम लोग को सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन लगने वाला है। न्यूट्रॉन इज यूजुअली प्रोसीड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो न्यूट्रॉन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसके लिए इसका जो इस्तेमाल होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, उसके बाद एट द रिसर्च रिएक्टर अदर कंपोनेंट आर नीडेड इंक्लूडिंग अ क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर एज वेल एज द फिल्टर टू सेलेक्ट द डिजायर न्यूट्रॉन वेवलेंथ। ओके, तो न्यूट्रॉन वेवलेंथ का एक डिजायर वेवलेंथ हमें सिलेक्ट करना पड़ता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर उसको डालने से पहले। ओके, सैंपल रिक्वायरमेंट सिंगल क्रिस्टल वर्क इन ऑल्सो पॉसिबल but the crystal must be much larger than those are used in the crystal x-ray crystallography। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, बस एक ही इसके अंदर एक कमी होती है कि इसके अंदर आपको जो क्रिस्टल के जो साइज होते हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए एज कंपेयर टू आप एक्सरे के अंदर जो इस्तेमाल करते हो। ओके, तो ये एक छोटा सा इसके अंदर जो माइनस पॉइंट है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल के जो साइजेस है वो थोड़े बड़े होने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप जनरली द स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉज्ड बाय द टू इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन यहाँ पे कौन से दो कारणों की वजह से होता है। पहला तो न्यूक्लियर स्कैटरिंग हो गया और दूसरा मैग्नेटिक स्कैटरिंग हो गया। ओके, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर स्कैटरिंग कब होता है और मैग्नेटिक स्कैटरिंग कब होता है। ओके, अगर हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर अगर कोई भी अगर न्यूट्रॉन गिरता है तो उसके अंदर क्या होता है, जनरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्रिएट होती है। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो होता है। और न्यूक्लियर स्कैटरिंग यानी ये न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, इसके लिए न्यूक्लियस से जो स्कैटरिंग होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके, और ये न्यूक्लियर स्कैटरिंग ऑकर डायरेक्टली बाय बॉम्बार्डमेंट द न्यूट्रॉन टू द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो जैसा हमने कहा कि न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर जो स्कैटरिंग होती है वो न्यूक्लियर स्कैटरिंग क्या होती है, डायरेक्ट जब वो बीम ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्ट क्या फॉल करती है, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर। ओके, और वहां से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है बम्बार्डमेंट के बाद, और उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर स्कैटरिंग है वो कहते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकेंड टर्म आती है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो मैग्नेटिक स्कैटरिंग ऑकर व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो आपको पता है कि जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है, ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक तो रिपल्सन होता है या तो अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन कब होता है, जब दो अपोजिट पोल क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। ओके, और दो जब रिपल्शन कब होता है, जब दो
सेम जो पोल होते हैं वो एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तब उसके अंदर रिपल्शन होता है। यानी अगर हम लोग प्लस प्लस को एक साथ लाएंगे तो उसके अंदर ये होगा, रिपल्शन होगा। माइनस माइनस को अगर हम लोग लाएंगे तो रिपल्शन होगा। तो उसी तरह से क्या होगा कि वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पे अगर आप मैग्नेट को देखते हो, ठीक है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ओके, तो बार मैग्नेट में आपको पता है ये साउथ और नॉर्थ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अटैक करती है न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो जब इंटरेक्ट करती है दोनों तो क्या होता है, वहां पे जो मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है वो पॉसिबल होती है। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक स्कैटरिंग के बारे में यहाँ पे आपको बताया है कि अगर न्यूट्रॉन आर अनचेंज दे कैरी अ मैग्नेटिक मूवमेंट और वी कैन से दैट न्यूट्रॉन possess a spin and the associated magnetic moment. Okay, when a neutron is scattered by the interaction with the magnetic moment of nucleus of an atom, such scattering is generally referred to as the magnetic scattering. Okay, neutron diffraction can therefore reveal the microscopic magnetic structure of the material. Okay, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मैग्नेटिक में स्कैटरिंग में किस तरीके से आपको दो मेन टाइप के आपको मैग्नेटिक स्कैटरिंग देखने को मिलते हैं। एक तो फेरोमैग्नेटिक हो गया, दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो कि एक ही डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। ओके, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि हाफ ऑफ द जो हाफ ऑफ द बीम है वो हाफ ऑफ द मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और आधे क्या है, अपोजिट की तरफ जाते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर इरेगुलर मैनर में आपको यहाँ पे स्कैटरिंग है वो देखने के लिए मिलती है। ओके, और अगर फेरोमैग्नेटिक आप लेते हो तो फेरोमैग्नेटिक में आपको रैंडम तरीके के जो अरेंजमेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर स्कैटरिंग ले ले तो न्यूक्लियर स्कैटरिंग में भी क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, न्यूट्रॉन और जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके बीच में होता है। ओके, न्यूट्रॉन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम and the contribution to the diffracted intensity depend on the each isotope. ओके, तो आपको पता है कि अलग अलग जो एटम होते हैं उसके बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं। जैसे अगर आप कॉपर ले ले, ठीक है, कॉपर के बहुत सारे आइसोटॉप्स है। अगर आप टीन ले ले, टीन के बहुत सारे आइसोटॉप्स है। क्रोमियम ले ले, क्रोमियम के बहुत सारे आइसोटॉप्स है। अगर आप हाइड्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके हिसाब से आपको जो स्कैटरिंग है वो देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो इसके लिए जो आपको स्कैटरिंग है वो स्कैटरिंग में आपको अलग अलग इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो पूरा ये टॉपिक है ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई इसके अंदर डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं वहीं पे आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करके दे दूंगा। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जो भी वीडियोस डालें वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।